पेज नंबर 428। पेज नंबर 428, एग्जाम्पल नंबर 3। बेटा दिखाई दे रहा है सभी को जो मैंने लिखा है? पेज नंबर 428, एग्जाम्पल 3। In figure 10.5, which of the vectors are collinear, second equal और थर्ड है co-initial? ये पूछ रहे हैं कि एक फिगर दे रखी है मेरे को, तो पहले मैं फिगर बना लेता हूँ। फिगर में देखिएगा कि एक वेक्टर ये दे रखा है, यहाँ ये इसका इनिशियल पॉइंट है जहां से ये स्टार्ट हो रहा है। एक वेक्टर ये है, एरो इस तरफ है ऐसे। फिर एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर नीचे की तरफ है। एक वेक्टर यहाँ नीचे की तरफ ये दे रखा है और ये वाला वेक्टर दे रखा है यहाँ पर। एक वेक्टर दे रखा है ए वेक्टर, ये वाला वेक्टर है ए वेक्टर। ये वेक्टर दे रखा है सी वेक्टर। इस डायरेक्शन में जो वेक्टर आ रहा है ये है बी वेक्टर, बी वेक्टर। और इधर जो वेक्टर ये नीचे की तरफ जा रहा है ये वेक्टर है डी वेक्टर। ठीक है, तो ये तो फिगर दे रखी है इन्होंने। और फिर ये हमसे पूछ रहे हैं इसमें कि आप बताइए कि which of the vectors are collinear, second equal, third co-initial। तो एक एक करके बताना है। सबसे पहले बात करेंगे कोलिनियर की कि कौन कौन से वेक्टर्स कोलिनियर हैं। कोलिनियर वेक्टर्स ये होते हैं जिन वेक्टर्स को हम बोलते हैं ना कि जो भी वेक्टर्स हमारे एक ही एक डायरेक्शन होती है ना जिन वेक्टर्स की, उनको हम कोलिनियर वेक्टर्स बोल देते हैं। तो जरा देखिएगा, फर्स्ट ये पूछ रहे हैं कोलिनियर वेक्टर्स बताइए। कोलिनियर वेक्टर्स, तो कोलिनियर वेक्टर्स में क्या होता है कि अगर कोई भी वेक्टर है वो सेम स्ट्रेट लाइन में हो या पैरेलल हो या डायरेक्शन उनकी सेम हो, तो उन सभी वेक्टर्स को कोलिनियर वेक्टर्स कहा जाता है। जैसे आप देखिए, ये ए वेक्टर और सी वेक्टर ये दोनों पैरेलल हैं और ए वेक्टर और डी वेक्टर पैरेलल तो हैं लेकिन डायरेक्शन दोनों की अलग अलग है, तो उनको बोलते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स। तो पैरेलल वेक्टर हो, एंटी पैरेलल वेक्टर हो या एक ही स्ट्रेट लाइन में लाई करने वाले वेक्टर्स हो, उनको हम बोल देते हैं कोलिनियर वेक्टर्स, जो एक लाइन में लाई करें जिनका सर सी और डी भी होंगे? कौन सा बेटा? सी और डी भी होंगे। ठीक है सर। कोलिनियर वेक्टर्स कौन कौन से हो जाएंगे? कोलिनियर वेक्टर्स हो जाएंगे ए वेक्टर, सी वेक्टर एंड डी वेक्टर। वो चाहे पैरेलल हो चाहे एंटी पैरेलल हो चाहे एक ही सेम स्ट्रेट लाइन पर हो। ठीक, हो सकता है एक की डायरेक्शन एक तरफ हो एक की डायरेक्शन दूसरी तरफ हो, मतलब एक दूसरे के नेगेटिव हो, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम स्ट्रेट लाइन में हो या पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, उन वेक्टर्स को हम कोलिनियर वेक्टर्स बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, सेकंड पूछ रहे हैं इक्वल वेक्टर्स। आपको ये बताना है कि इक्वल वेक्टर्स कौन कौन से हैं। तो ये जो डायग्राम जो मैंने फिगर बनाई है ना, इस फिगर में मैंने फिगर पूरी नहीं बनाई। आप देखिएगा कि यहाँ पर इसमें ये जो फिगर दे रखी है इस फिगर के बराबर में ये भी लिखा हुआ है स्केल, स्केल ऐसे ऐसे। ये जो है स्केल, दिस इज 1 यूनिट, दिस इज 1 यूनिट। तो यहाँ पर ऐसे मेंशन कर रखा है जैसे ए वेक्टर है ना, तो ए वेक्टर के लिए मेंशन कर रखा है यहाँ पर ये एक लाइन लगा रखी है, मतलब 1 यूनिट ये हो गई 1 यूनिट ये हो गई। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया 2 यूनिट्स। इसी तरीके से जो सी वेक्टर है, सी वेक्टर में भी ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ पर एक डैश लगा रखा है, मतलब 1 यूनिट ये हो गई 1 यूनिट ये हो गई। तो ये जो सी वेक्टर है ये भी हमारा 2 यूनिट्स हो गया। उसके बाद हम वी वेक्टर की बात करते हैं, तो 1 यूनिट ये और 1 यूनिट ये, तो 1 2 3, तो ये 3 यूनिट्स हो गई। फिर डी वेक्टर की बात करते हैं, तो डी वेक्टर 1 2 और 3, डी वेक्टर में 3 यूनिट्स हैं। तो वो पूछ रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे वेक्टर्स हैं जो इक्वल वेक्टर्स हैं। तो हम ये कहेंगे कि अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करी जाती
तो डी भी 1 2 3, तो डी का मैग्नीट्यूड 3 यूनिट्स, बी का मैग्नीट्यूड 1 2 3, बी का मैग्नीट्यूड भी 3 यूनिट्स। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करी जाती तो मैं ये बोलता कि बी का मैग्नीट्यूड और डी का मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल है, लेकिन वो पूछ रहे हैं कि कौन कौन से वेक्टर्स इक्वल हैं। तो वेक्टर्स के इक्वल होने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी इक्वल होना जरूरी है। तो हम ये देख रहे हैं कि ए का मैग्नीट्यूड और सी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इक्वल है। हम लिखेंगे since direction as well as magnitude of a vector and c vector are equal, therefore a vector is equal to c vector। तो हमारा a vector c vector के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, थर्ड देखेंगे को इनिशियल वेक्टर्स। थर्ड को इनिशियल वेक्टर्स हम ये जानते हैं, को इनिशियल का मतलब, को का मतलब होता है सेम और इनिशियल का मतलब होता है इनिशियल पॉइंट। तो को इनिशियल वेक्टर्स का मतलब ये हो गया कि ऐसे वेक्टर्स बताइए जिनका इनिशियल पॉइंट जो है वो सेम हो। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे कि एक तो सी वेक्टर का, बी वेक्टर का और डी वेक्टर का, इन तीनों का इनिशियल पॉइंट सेम है। तो ये हो जाएंगे बी वेक्टर, सी वेक्टर एंड डी वेक्टर। बताइए क्लियर है कि नहीं? बी वेक्टर, सी वेक्टर एंड डी वेक्टर। बताइए क्लियर है कि नहीं सभी को? बताइए, समझ गए? हाँ सर। ठीक है, अच्छा जी, तो ये हमारे हो गए को इनिशियल वेक्टर्स। ठीक, अच्छा जी, अब इसके बाद आप आ जाइए एक्सरसाइज 10.1। 10.1 कोई ज्यादा मुश्किल एक्सरसाइज नहीं है, फटाफट निपटाते हैं इसको अभी। एक्सरसाइज 10.1। एक्सरसाइज 10.1। 10.1 में देखिए, ओह दिखाई नहीं दे रहा, चलो ठीक है कोई नहीं। एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1, रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ठीक है, तो मुझे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। कई बार क्या होता है, मतलब बहुत आसान एक्सरसाइज है। कई बार क्या होता है कि हम आसान चीज को छोड़कर चले जाते हैं, एग्जाम में वो आसान चीज ही पूछ लेते हैं, वाइवा में आसान चीज पूछ लेते हैं, और फिर ये हो जाता है कि आपने सब कुछ कर लिया, इतना मुश्किल मुश्किल सब कुछ कर लिया, ये छोड़कर चले गए। तो कर लेते हैं इसको, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हो जाएगा। तो रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो आप देखो कि जब ईस्ट ऑफ नॉर्थ यानी कि डायरेक्शन दे रखी है ना, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ये डायरेक्शंस मेरे को सबसे पहले इंडिकेट करनी पड़ेगी। तो आप क्या करें, यहाँ पर ये हो गया हमारा वाई एक्सेस, जिसको हम बोलेंगे ऊपर की तरफ लेते हैं हम नॉर्थ, नीचे साउथ, और इधर ईस्ट, और इधर वेस्ट, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। फिर आप देखिएगा कि वो बोल रहे हैं कि हमको बताना है रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ का ईस्ट, ईस्ट ऑफ नॉर्थ यानी कि नॉर्थ से मुझे ईस्ट की तरफ चलना पड़ेगा, कितना? 30 डिग्री। नॉर्थ से ईस्ट की तरफ कितना चलेंगे? 30 डिग्री। तो ये एंगल हो गया 30 डिग्री, दिखाई दे रहा है सभी को? ये एंगल हो गया 30 डिग्री। और ये जो डिस्प्लेसमेंट है सॉरी, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है जिसको आप बोल दीजिए ओ पी, ये कितना है? ये है 40 किलोमीटर। बताइए सभी बच्चों को क्लियर है इतना? यस सर। यस सर। चलिए जी, ये करने के बाद में फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखिएगा,
क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट इन्होंने दे रखा है, क्या बोला 10 किलोग्राम, तो 10 किलोग्राम मैं जानता हूँ क्या है, मास है, यूनिवर्सली कांस्टेंट टर्म है और इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो ये हो गया स्केलर। सेकंड देखिए, सेकंड इन्होंने क्या दिया है 2 मीटर्स नॉर्थ वेस्ट, 2 मीटर्स नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट का मतलब क्या डायरेक्शन दे रखी है कि नॉर्थ वेस्ट में आपको जाना है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, मतलब ये डायरेक्शन दे रखी है कि इसमें आपको 2 मीटर जाना है, ठीक है। तो जब आपको ये दे दिया तो अब हम क्या करेंगे कि मेरे को मीटर दे रखा है और डायरेक्शन दे रखी है, मतलब डिस्टेंस के साथ अगर मेरे पास डायरेक्शन है तो हम उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, वो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो होता है वेक्टर। तो ये क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट है तो इसको क्या कहेंगे हम वेक्टर। अब थर्ड पार्ट देखिएगा, थर्ड में इन्होंने क्या पूछा हमसे कि 40 डिग्री, 40 डिग्री क्या है, डिग्री का मतलब क्या हो गया एंगल हो गया, डिग्री का मतलब एंगल हो गया। बताएंगे ये वेक्टर है या स्केलर है? Scalar. हाँ Sir, scalar. 40 डिग्री है, एंगल, एंगल की कोई डायरेक्शन होती है? सर स्केलर है। चलिए ये स्केलर हो गया। उसके बाद फोर्थ, फोर्थ है 40 वॉट, वॉट क्या हो गया पावर, तो पावर वेक्टर या स्केलर? Scalar. ये भी स्केलर। उसके बाद फिफ्थ है 10 की पावर माइनस 19 कूलम, 10 रेज़ टू दी पावर माइनस 19 कूलम, ये क्या होता है, ये होता है बेटा चार्ज, और चार्ज की कोई डायरेक्शन नहीं होती, स्केलर, ये भी स्केलर हो जाएगा। अगला देखिएगा, अगला है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सिक्स 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आप सभी बच्चे जानते हैं 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होता है, एक्सेलरेशन, एंड एक्सेलरेशन इज स्केलर या वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर होता है, एक्सेलरेशन वेक्टर होता है, ठीक है। तो ये हमारा वेक्टर हो गया सिक्स पार्ट। उसके बाद आप आइए बताइए कि ये क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है सभी बच्चों को? Yes, क्वेश्चन sir. नंबर यस सर। 2 क्लियर है, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। तो मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ, सीधा सीधा देखिए, फर्स्ट है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या होता है स्केलर, टाइम की कोई डायरेक्शन नहीं होती। सेकंड है डिस्टेंस, डिस्टेंस होता है स्केलर, कोई डायरेक्शन नहीं होती। थर्ड है फोर्स, यस फोर्स की डायरेक्शन होती है, तो फोर्स हो गया वेक्टर। फोर्थ है वेलोसिटी, यस वेलोसिटी क्या होता है स्पीड प्लस डायरेक्शन, उसी को बोलते हैं वेलोसिटी, तो यानी कि ये वेक्टर होगा। फिफ्थ है वर्क डन, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स वर्क डन क्या होगा बताएंगे, स्केलर या वेक्टर? Sir, vector. बताइए कोई भी बच्चा बताओ। Sir, vector. नहीं जी नहीं, याद रखना वर्क डन जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ऐसा होता है कि वर्क डन के बारे में ये कहा जाता है कि वर्क डन इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, और जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हम निकालते हैं, जो मैं अभी करने वाला हूँ, अभी आप लोगों को पता नहीं होगा इस वजह से आप नहीं जानते होंगे ये चीज। स्केलर। जब हम कोई भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो स्केलर क्वांटिटी आती है, इसीलिए डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो इसलिए ये जो है वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक, बताऊंगा अभी इसके बारे में डिटेल में बताएंगे, अभी पढ़ेंगे इस चैप्टर में आप लोग। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है फिगर 10.6 अ स्क्वायर आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक डायग्राम दे रखा है, उस डायग्राम में मेरे को बताना है जो जो इन्होंने चीज पूछी है, वो देखते हैं जरा।
देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में एक फिगर दे रखी है, हमको एक स्क्वायर दे रखा है। ये स्क्वायर है, ए वेक्टर, इसका डायरेक्शन है ऐसे, ए वेक्टर, इधर बी वेक्टर दे रखा है, इसका डायरेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ है, बी वेक्टर, फिर इसका डायरेक्शन इस तरफ है, ये दे रखा है सी वेक्टर, फिर चौथा डायरेक्शन है, उसका डायरेक्शन, चौथा वेक्टर है, उसका डायरेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ है, ये है डी वेक्टर। तो इन्होंने पूछा है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर्स। फर्स्ट है को इनिशियल वेक्टर्स, A vector, D vector. को इनिशियल वेक्टर्स। तो आप ये देखिए इस पॉइंट से ए वेक्टर निकल रहा है और इस पॉइंट से ही डी वेक्टर निकल रहा है, तो दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम है। फिर आप ये देखिएगा कि क्या ए और बी को इनिशियल हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि दोनों एक पॉइंट से नहीं निकल रहे हैं, इसका हेड इसके टेल से जुड़ा हुआ है। फिर हम कहते हैं कि बी वेक्टर का हेड सी वेक्टर के टेल से जुड़ा हुआ है, तो ये भी कोई इनिशियल नहीं है। और ये दोनों के तो हेड, इसका हेड एरो और इसका हेड, इन दोनों के तो हेड जुड़े हुए हैं आपस में, तो इसका मतलब क्या है कि ये भी कोई इनिशियल नहीं है। तो जिन वेक्टर्स की, अगर मान लीजिए मैं किसी भी वेक्टर की बात करता हूँ ना बेटा, मान लो ये वेक्टर दे रखा है मुझे ऐसे, एक ये वेक्टर दे रखा है, मान लीजिए पी वेक्टर है, तो ये जो इसका एरो वाला पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड हेड ऑफ द वेक्टर, और ये जो पीछे नॉर्मल पोर्शन है, इसको हम बोल देते हैं टेल। इसको बोलते हैं वेक्टर का हेड और इसको बोलते हैं वेक्टर का टेल, ये हो जाता है। तो उसी तरीके से हम ये देखेंगे कि जिन वेक्टर्स के टेल आपस में जुड़े होते हैं, जो वेक्टर एक सेम पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, उनको कोइनिशियल बोलते हैं। तो ए वेक्टर एंड डी वेक्टर, ए वेक्टर एंड डी वेक्टर। उसके बाद सेकंड देखो, सेकंड क्या पूछ रहे हैं? सेकंड ये पूछ रहे हैं कि आप इक्वल वेक्टर्स बताइए, इक्वल वेक्टर्स कौन से होते हैं? हम जानते हैं इक्वल वेक्टर्स वो होते हैं जिनकी डायरेक्शन के साथ साथ उनका मैग्नीट्यूड दोनों के दोनों इक्वल हो। तो आप ये देखिएगा कि ए वेक्टर की डायरेक्शन ये है, मैग्नीट्यूड बिकॉज इट इज अ स्क्वायर, तो मैग्नीट्यूड तो सेम होगा ही, सारी लेंथ इक्वल होंगी। तो ए वेक्टर की डायरेक्शन इधर, सी वेक्टर की डायरेक्शन इधर, मैग्नीट्यूड इक्वल बट डायरेक्शन नॉट इक्वल। लेकिन डी वेक्टर का डायरेक्शन भी इधर, मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का डायरेक्शन भी इधर और मैग्नीट्यूड सेम, तो बी वेक्टर और डी वेक्टर इक्वल वेक्टर हो गए। बी वेक्टर इज इक्वल टू डी वेक्टर। थर्ड थर्ड पूछ रहे हैं कोलिनियर बट नॉट इक्वल, कोलिनियर हो लेकिन इक्वल ना हो। मैंने बोला कि अगर सेम स्ट्रेट लाइन पर दो वेक्टर्स लाई कर रहे हैं तब भी कोलिनियर बोलते हैं, अगर कोई दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तब भी कोलिनियर बोलते हैं, अगर कोई दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल हैं तब भी उनको कोलिनियर बोलते हैं। तो आप ये देखिएगा कि ये जो ए वेक्टर है इसका डायरेक्शन इधर है और सी वेक्टर का डायरेक्शन इधर है, दोनों के दोनों जो वेक्टर्स हैं उन दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम नहीं है, एंटी पैरेलल है। पैरेलल वेक्टर्स को कोलिनियर बोलते हैं। अब इन्होंने क्या बोला, कोलिनियर बट नॉट इक्वल, ऐसा क्यों बोला? क्योंकि देखो ये बी वेक्टर और डी वेक्टर ये दोनों भी पैरेलल हैं, तो मैं इन दोनों को भी कोलिनियर बोल सकता हूँ, लेकिन उन्होंने बोला है कि कोलिनियर बताओ, लेकिन ऐसा कोलिनियर वेक्टर बताओ जो कि आपस में इक्वल ना हो। तो बी वेक्टर और डी वेक्टर कोलिनियर तो है लेकिन साथ साथ इक्वल भी है, तो ये नहीं कहेंगे ए वेक्टर इस डायरेक्शन में है, सी वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो दोनों पैरेलल होने के साथ साथ क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए एंटी पैरेलल बोल देंगे। तो ए वेक्टर और सी वेक्टर हमारे कोलिनियर वेक्टर्स हो जाएंगे व्हिच आर ऑब्वियसली नॉट इक्वल। बताइए ये समझ में आ गया? Yes, sir. हाँ सर। हाँ, ये हो गया ए वेक्टर एंड सी वेक्टर। ठीक है, अब अगला देखते हैं क्वेश्चन। सभी को क्लियर है? अदिति बजाज, अदिति गोयल दोनों बताओ क्लियर है? Yes, sir. Clear है। हाँ सर। ठीक है, चलिए शाश्वत बताइए। Yes sir, clear है। आकर्ष? क्लियर है सर। ठीक है, मयंक बताओ।
क्लियर है सर। ओके, मुस्कान, क्लियर है सर। नैना, Yes, sir. ओजस, यस सर। यस सर। ओके, संजना, Yes, sir. आराध्या, कृतिका, क्लियर है? बताइए। Yes, sir. सर क्लियर है। चलिए जी, नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग एज ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले ये क्या पूछ रहे हैं, उन्होंने फर्स्ट में पूछा ए वेक्टर एंड माइनस ए वेक्टर आर कोलिनियर। हम ये कहेंगे कि दोनों सेम डायरेक्शन में हो, दोनों जो हैं वो सेम लाइन में हो, या पैरेलल हो, या एंटी पैरेलल हो, उनको कोलिनियर बोलते हैं। तो ए वेक्टर का डायरेक्शन, मानो ए वेक्टर ऐसे हो गया, तो माइनस ए वेक्टर कैसे होगा? इस दूसरी डायरेक्शन में, ये माइनस ए वेक्टर हो गया। ठीक है, तो दोनों दोनों के दोनों जो है वो एक दूसरे के नेगेटिव हैं, एक दूसरे के नेगेटिव है, लेकिन वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है। वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, कोई बात नहीं, दोनों के दोनों कोलिनियर होंगे। समझ गए कि नहीं समझे? Yes, sir. ठीक है, तो ट्रू हो गया। सेकंड पार्ट, फिफ्थ का सेकंड देखिए। फिफ्थ के सेकंड में क्या पूछ रहे हैं, ये टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। फॉल्स। कोलिनियरिटी में मैग्नीट्यूड का कुछ लेना देना ही नहीं होता भाई। कोलिनियर वेक्टर्स का मतलब तो सीधा सीधा ये होता है कि वेक्टर या तो सेम लाइन पर लाई कर रहे हैं, या फिर पैरेलल हो, या फिर एंटी पैरेलल हो। मैग्नीट्यूड की तो कुछ बात ही नहीं हो रही। ठीक है, तो ये फॉल्स है। थर्ड है, टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। नो, दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड अलग अलग, दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। भाई आप देखिए कि अगर मैं ऐसा बोलूं कि एक वेक्टर तो ये हो गया, ए वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड, और एक वेक्टर ये हो गया, बी वेक्टर, तो दोनों पैरेलल तो है ही नहीं। मान लिया ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड क्या हो गया, ए इज इक्वल टू बी। मैग्नीट्यूड में क्या करते हैं बेटा, बस ऊपर एरो का साइन नहीं लगाना होता। जैसे वेक्टर की बात करते हैं ना, तो ए वेक्टर में मैं क्या करूंगा, ए के ऊपर एरो का साइन लगा देता हूँ। बी वेक्टर में क्या करता हूँ, बी के ऊपर एरो का साइन लगा देता हूँ। तो वो एरो का साइन नहीं लगाते, तो आप सीधे सीधे बोलते हैं कि ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया। दोनों का मैग्नीट्यूड तो इक्वल है। भाई डायरेक्शन तो देखो, पैरेलल तो है ही नहीं, एंटी पैरेलल भी नहीं है, पैरेलल भी नहीं है, अलोंग द सेम लाइन भी नहीं है। तो थर्ड जो है, थर्ड है फॉल्स। चलिए जी, उसके बाद देखते हैं फोर्थ। फोर्थ है, टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड। टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। बताओ, ट्रू होगा या फॉल्स होगा? True. नहीं, बताइए। नहीं सर, जरूरी नहीं। फॉल्स है। फॉल्स है, रीजन बताओ फॉल्स क्यों है? सर क्योंकि कोलिनियर में डायरेक्शन सेम होना हो इसका कंफर्म नहीं है। हाँ। सुनिए, क्या इन्होंने बोला है, कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड। कोलिनियर का मतलब ये है कि या तो वो पैरेलल है या फिर वो एंटी पैरेलल है। हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड सेम है, उससे क्या समझ में आता है, मैग्नीट्यूड सेम है, चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अगर वो पैरेलल है तब तो मैं बोल दूंगा कि इक्वल वेक्टर है, क्योंकि वो पैरेलल है, पैरेलल का मतलब सेम डायरेक्शन में है, और मैग्नीट्यूड इज इक्वल है। तब तो मैं बोल दूंगा कि कोलिनियर वेक्टर जो है वो इक्वल भी होंगे। लेकिन एंटी पैरेलल को भी तो कोलिनियर बोलते हैं। तो फोर्थ जो है इसका, फोर्थ में, एक मिनट रुकिए, फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट में देखिए, एक वेक्टर ये दे रखा है, ए वेक्टर, और एक वेक्टर ये दे रखा है, बी वेक्टर। तो हम ये बोलेंगे, और इसका मैग्नीट्यूड इक्वल है, ए इज इक्वल टू बी, एंड ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर, क्योंकि दोनों एंटी पैरेलल हैं। बट दे आर नॉट इक्वल। ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर, क्योंकि इक्वल होने के लिए
इक्वल होने के लिए एक तो मैग्नीट्यूड सेम हो और एक डायरेक्शन सेम। डायरेक्शन तो अपोजिट हो गई ना दोनों की, तो दोनों कोलिनियर तो हैं, वो तो मान लिया, लेकिन दोनों के दोनों इक्वल नहीं। बताइए समझ में आ गया सब बच्चों को? Yes, sir. ठीक Yes, है, अच्छा जी। अब इसके बाद मैं सीधा सीधा नेक्स्ट जो है हमारा एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स पर आता हूँ। वेक्टर्स को ऐड करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन और एक होता है ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो वो दोनों रूल्स देखेंगे। बस 1 मिनट रुक जाइए, मैं पानी पी रहा हूँ। Suppose there are two vectors in space as shown। मैंने बोला कि देखिए एक मेरे पास वेक्टर है ऐसे, ये वेक्टर, एक ये वेक्टर है, और एक वेक्टर मुझे ऐसे दे रखा है इस तरीके से। एक ये दे रखा है बी वेक्टर, ठीक है। एक है ए वेक्टर और एक बी वेक्टर है, और आपसे ये बोला जाता है, देखिए कुछ भी वेक्टर हो सकता है। हो सकता है ये एक डिस्प्लेसमेंट दे रखा हो किसी कार का, ठीक, और ये हमको बी वेक्टर जो है ये हमको एक डिस्प्लेसमेंट दे रखा हो किसी दूसरी कार का। हो सकता है ये मुझे एक मोटरसाइकिल की वेलोसिटी दे रखी है, और हो सकता है ये दूसरी मोटरसाइकिल की वेलोसिटी दे रखी है। हमको इन दोनों को ऐड करना है। ऐड करने का क्या तरीका होता है, आप याद रखेंगे कि आपको वेक्टर्स का एडिशन सबसे पहले, तो मैं आपको डायग्रामेटिकली उसको समझा रहा हूँ। कई बार पेपर में डायग्रामेटिकली भी आ जाता है कि डायग्राम आपको दे रखा है, तो डायग्रामेटिकली भी आपको उसको समझना है। और जब एडिशन करते हैं, जब मैथमेटिकली एडिशन करते हैं, वो बेहद आसान है, उसमें तो कुछ नहीं है, सिंपल एडिशन है, जैसे ऐड करते हैं ना, बचपन में आपने करा था एडिशन, करते आए हैं अब तक, वो सिंपल है। तो अब जरा देखते हैं कि हमें डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करना होता है। तो कोई भी वेक्टर होता है, उस वेक्टर के दो हिस्से होते हैं, उसके दो एंड्स होते हैं। एक एंड पर बेटा एरो होता है और एक एंड पर कुछ नहीं होता। ऐसे ही इस वेक्टर में भी देखिए, इस एंड पर तो एरो है और इस एंड पर कुछ नहीं है। तो जहां पर एरो होता है उसको बोलते हैं हेड, और जहां पर कुछ नहीं होता उसको बोलते हैं टेल। ये हेड, ये टेल, ऐसे ये हेड, ये टेल। आपको क्या करना होगा कि दोनों ही वेक्टर्स की डायरेक्शन चेंज किए बिना आप कहीं पर भी उनको पैरेलली कितना भी मूव कर लीजिए, ठीक है। आप उनको पैरेलली यानी कि पैरेलली कितना भी मूव कर लीजिए, वेक्टर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ये बी वेक्टर है, ये ऐसे है ना, ये डायरेक्शन है, जैसे मेरा हाथ रखा हुआ है, आप इसको पैरेलली इस तरीके से या इस तरीके से कैसे भी मूव कर लो, बस इसका डायरेक्शन ये होना चाहिए, ये ऐसे या ऐसे ना हो। ऐसे या ऐसे मतलब आप अगर इसका एंगल चेंज कर देंगे तो ये वेक्टर चेंज हो जाएगा, फिर ये वो वेक्टर नहीं रहेगा। तो आपको इसको मूव करना है। मूव करने के देखिए कई तरीके हैं। आप इस बी वेक्टर को ऐसे लेकर जाओ, ऐसे लेकर जाओ, बस डायरेक्शन ये होनी चाहिए, या ऊपर थोड़ा लेकर जाओ या थोड़ा सा नीचे लेकर जाओ, बस इसको आप रोटेट मत कर देना, ठीक है। आप इस तरीके से ले जाइए, इस तरीके से ले जाइए, ऐसे ले जाओ, ऐसे ले जाओ, पर डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये पेन है, इस पेन को अगर मैं वेक्टर मान लूं, तो ऐसे अगर ये वेक्टर है इस डायरेक्शन में, तो आप इस डायरेक्शन में इसको कितना भी आगे ले जाकर यहाँ प्लेस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या पीछे की तरफ ले जाकर कितना भी प्लेस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर है ये वेक्टर, इसको आप ऐसे कर लो, कोई फर्क नहीं, ऐसे कर लो, कोई फर्क नहीं। लेकिन अगर आपने इस वेक्टर को ऐसे करा या ऐसे करा, मतलब रोटेट करा, तब फर्क पड़ जाएगा। तब हम कहेंगे ये वेक्टर वो नहीं रहा जो ओरिजिनली ये था। तो अब जब मुझे एडिशन करना होता है, तो हम चाहे तो ए वेक्टर को मूव करें डायरेक्शन चेंज किए बिना, चाहे बी वेक्टर को मूव करें डायरेक्शन चेंज किए बिना, और दोनों के टेल्स आपस में जोड़ देने हैं हमको, और हेड्स को खुला छोड़ देना है, ठीक है। मैं दो रूल्स बताऊंगा आपको, पहला भी आसान है, दूसरा भी आसान है, आपको जो आसान लगे उससे करना। देखो क्या होता है, फर्स्ट है पैरेललोग्राम
rule of parallelogram rule of vector addition. पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। अब जैसे कि ए वेक्टर है, इस ए वेक्टर को ऐसे ही लिख दो, मतलब जैसे ये ए वेक्टर है, इस ए वेक्टर को आप पैरेलली लेकर आओ, यहां बना दो, डायरेक्शन चेंज मत करना इसकी। ये मैं ऐसे इसको ऐसे ले आया, ये हो गया बेटा ए वेक्टर, दिखाई दे रहा है सभी को नीचे तक, ये हो गया ए वेक्टर, ठीक है। उसके बाद देखिएगा ये जो बी वेक्टर है, इस बी वेक्टर को ऐसे लेकर आओ, ऐसे, और थोड़ा सा ऐसे, बस ऐसे ऐसे घुमाना नहीं है। तो आपने इस बी वेक्टर को ऐसे लेकर आए और दोनों की आपने टेल को ज्वाइन कर दिया, ये हो गया बी वेक्टर, ठीक है जी। बताइए सब बच्चों को इतना तो समझ में आ गया ना? हाँ सर। ठीक है। अब जहां पर हम इन दोनों के टेल्स को ज्वाइन करेंगे उस पॉइंट को बोल दीजिए ओ। ओ स्टैंड्स फॉर ओरिजिन या इनिशियल पॉइंट, इन दोनों को आपने ओ बोल दिया। अब आप क्या करिए, दोनों के हेड्स को आपने फ्री छोड़ा था ना, अब ए वेक्टर के हेड से बी वेक्टर के पैरेलल एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करो, ऐसे कर लिया। इसी तरह से बी वेक्टर के हेड से ए वेक्टर के पैरेलल एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करो, ऐसे, ये हो गया। दोनों यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है ना इस पॉइंट पर, इसको ओरिजिन से ज्वाइन कर दो, ठीक है। ये जो था, इस पॉइंट को मैंने ओ बोला, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया ए, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया कैपिटल बी, और जो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको मैंने बोल दिया कैपिटल सी। और ये जो बीच में वेक्टर आया है इसको हम बोल देते हैं बेटा आर वेक्टर, और ये जो आर वेक्टर है इट इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। दो वेक्टर्स को ऐड करने का ये तरीका होता है कि दोनों के टेल्स को ज्वाइन करिए, टेल्स ज्वाइन करने के बाद एक के हेड से दूसरे के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, दूसरे के हेड से पहले के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो, और फिर जहां पर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको आप ओरिजिन से ज्वाइन कर दीजिए, तो वो हमारा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बन जाएगा। बताइए जी क्लियर है कि नहीं? ये जो आपने हेड वाली लाइन बोली थी वो एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए। दोबारा बताता हूँ, हमने क्या करा, हमने क्या करा कि ये जो है वो मैं दोबारा बताऊंगा इसको, हमने दोनों वेक्टर्स जो हैं, दोनों वेक्टर्स को इस तरह से बनाया कि इन दोनों के टेल्स को हमने ज्वाइन कर दिया, और टेल्स को ज्वाइन करने के बाद में जो ए वेक्टर है, ए वेक्टर के हेड से बी वेक्टर के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी, ऐसे, ठीक है। ए वेक्टर के, स्मॉल ए वेक्टर के हेड से स्मॉल बी वेक्टर के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी, ऐसे ही स्मॉल बी वेक्टर के हेड से स्मॉल ए वेक्टर के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो, ऐसे, ये कर दिया। अब उसके बाद दोनों के जो टेल्स हैं वो यहां पर ज्वाइन कर रहे हैं, दोनों के टेल्स। अब इनका जो टेल है, टेल से दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ज्वाइन कर दो, बस। तो ये जो बना मेरे पास बीच में, इसको बोलेंगे कैपिटल आर वेक्टर, यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर। ये होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दो वेक्टर्स को ऐड करने का तरीका होता है। बताइए समझ में आ गया ओजस? यस सर। ठीक है। अब इसको हम पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये आप डायग्राम देखिए, ये डायग्राम बिल्कुल एक पैरेललोग्राम का डायग्राम बन गया। तो ये तो हो गया पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। इसके बाद दूसरा बताता हूँ, दूसरा है ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। वो देखिएगा, इस तरफ कर रहा हूँ इसको। हम्म।
ट्रायंगल लॉ या रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो फिर से क्या करना है, स्पेस में कहीं पर भी, ये देखो दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, ट्रायंगल लिखा है मैंने ऊपर, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, समझ गए? दोबारा तो लिखकर दिखाने की जरूरत नहीं है ना, ट्रायंगल लॉ लिखा है वो ऊपर, तो दिखाई नहीं दे रहा, कैमरा के फोकस से बाहर निकल गया। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब देखिएगा कि ये मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, इन दो वेक्टर्स को अब इस तरह से करना है, जो हमारा पैरेललोग्राम जो लॉ था, पैरेललोग्राम लॉ में ये था कि हमने ए वेक्टर का और बी वेक्टर का दोनों की डायरेक्शन चेंज किए बिना हमने दोनों वेक्टर के टेल्स को ज्वाइन कर दिया। अब क्या करेंगे, अब आप दोनों वेक्टर्स को कुछ इस तरह से अरेंज करेंगे कि जैसे ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, इसको उठा कर ले आओ बिल्कुल एज इट इज यहाँ पर, ये आ गया ए वेक्टर, ये ए वेक्टर आ गया। अब इसी तरीके से जो ये बी वेक्टर है, बी वेक्टर को लेकर आइए, कैसे, बी वेक्टर को, बी वेक्टर का टेल और ए वेक्टर का हेड ये ज्वाइन कर दीजिए। पहले में क्या करते थे, ये दोनों वेक्टर के टेल्स को ज्वाइन कर देते थे, अब क्या करेंगे, एक का हेड और दूसरे का टेल, अब एक का हेड और दूसरे का टेल ज्वाइन करेंगे। तो ए वेक्टर का हेड तो ये है, बी वेक्टर को ऐसे ही पैरेलली ले आएंगे, ये बन गया बी वेक्टर। ठीक है, बताइए जी समझ में आ गया इतना कि नहीं? Yes, sir. पैरेललोग्राम लॉ में Yes, sir. दोनों के टेल्स को ज्वाइन करते थे, यहाँ पर एक का हेड और दूसरे का टेल। आपको लगे कि भाई मैं तो बी वेक्टर के हेड से ए वेक्टर का टेल ज्वाइन करना चाहता हूँ, है ना, तो वो कर लो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, हमने क्या करा, ए वेक्टर का हेड और बी वेक्टर का टेल दोनों ज्वाइन कर दिया। तो अब खुला क्या बचा, अब खुला क्या बचा ये बताओ, खुला ये बचा, ए वेक्टर का टेल छूट गया और बी वेक्टर का हेड छूट गया, इन दोनों को ज्वाइन कर दो। भाई ए वेक्टर का हेड और बी वेक्टर का टेल ज्वाइन करा है, तो अब बी वेक्टर का हेड और ए वेक्टर का टेल ये ज्वाइन कर दीजिए, ये दोनों खुले हैं तो इन दोनों को ज्वाइन कर दो, तो ये ज्वाइन हो गए। तो अब जो ये बना, ये क्या बन गया, रिजल्टेंट आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। समझ गए कि नहीं बताइए, सभी को क्लियर है ट्रायंगल लॉ? और आप देख लो कि इधर भी पैरेललोग्राम रूल जो था ये थोड़ा सा छोटा बन गया, ये थोड़ा बड़ा बन गया। तो ये जो रूल था इसमें भी हमारा जो दोनों का एडिशन था, वेक्टर के एडिशन का डायरेक्शन इधर आ रहा था, इसमें भी वेक्टर के एडिशन का डायरेक्शन इस तरह से जा रहा है। ठीक है बेटा? Yes, sir. हाँ जी, चलिए, तो अब ये हो गया। इसके बाद में मैं नेक्स्ट डिस्कस करूंगा एडिशन ऑफ वेक्टर्स के बाद में प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। बिल्कुल सिंपल है प्रॉपर्टीज। सर एक और लॉ नहीं है, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? कौन सा वाला? अच्छा, पॉलीगन polygon लॉ। law। अरे वो फिजिक्स में था यार, मैथ्स में उसकी जरूरत नहीं है, यहाँ उसकी जरूरत नहीं है। मतलब वही है ना जिसमें 3 4 5 6 या 10 वेक्टर्स को भी ऐड कर लो आपस में, वही ना? हाँ सर, तो उसमें हाँ ट्राइंगल लॉ अप्लाई हो जाता हाँ, उसकी जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है, ये भी बहुत ज्यादा डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, पर कई बार क्वेश्चन आ जाता है, इस वजह से बता दिया है। यहाँ तो अलग चीज चलेगी, बताता हूँ अभी क्या। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, पहली प्रॉपर्टी है कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करें या बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे पीछे आप ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेम आता है। पहला तो हो गया कॉम्यूटेटिव। दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अगर है, इन दोनों को पहले ऐड कर दिया और जो रिजल्ट आया उसमें सी वेक्टर ऐड कर दिया, या फिर पहले बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर को ऐड करा और जो रिजल्ट आया उसमें ए वेक्टर को ऐड करा, तो दोनों के दोनों सेम आते हैं। ये हो गया हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बाद में ये दो प्रॉपर्टीज तो ये हो गई, फिर हम देखेंगे इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर, ये भी आसान है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर, कैसे, ये इस तरीके से हो जाएगा कि ए वेक्टर इफ वी मल्टीप्लाई अ स्केलर, इफ वी मल्टीप्लाई अ स्केलर टू अ वेक्टर, अगर एक स्केलर को हम वेक्टर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, इफ वी मल्टीप्लाई अ स्केलर टू अ वेक्टर, देन its magnitude becomes k times and direction remains same, ठीक है। अब ये जो k टाइम्स लिखा हुआ है, k क्या है, where k is a scalar, where k is a scalar, और इसका आप एक एग्जांपल देख लो। हाँ, हम ये कहेंगे एग्जांपल इसका, एग्जांपल है इफ डिस्प्लेसमेंट को मान लीजिए बोल दिया एस वेक्टर इज इक्वल टू 40 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ, देन 5s वेक्टर, ये क्या हो जाएगा 5 into 40 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ, क्या मतलब कि जो इसका मैग्नीट्यूड है 40, बस वो k टाइम्स हो जाएगा, k टाइम्स मतलब जो भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट में सिर्फ मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई होगा, डायरेक्शन विल रिमेन द सेम, तो ये हो जाएगा 200 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ। ठीक, दोबारा से बताता हूँ कि जो हमारा वेक्टर्स होते हैं, जो दो वेक्टर्स होते हैं, उनको ऐड करने के दो रूल्स होते हैं, एक पैरेललोग्राम रूल और एक ट्रायंगल रूल। पैरेललोग्राम रूल में हमें क्या करना होता है कि वेक्टर की डायरेक्शन चेंज नहीं करते, बस जैसा है उसी तरीके से उसको रखकर दोनों वेक्टर्स के हेड्स को ज्वाइन कर देते हैं, सॉरी टेल्स को ज्वाइन कर देते हैं। दोनों के टेल्स को जब हमने ज्वाइन करा तो खुला क्या छूट गया, दोनों के हेड्स खुले छूट गए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले के हेड से दूसरे के पैरेलल एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करते हैं, दूसरे के हेड से पहले वेक्टर के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं, दोनों जहां इंटरसेक्ट करती हैं उन दोनों को हम क्या कर देते हैं, ओरिजिन से ज्वाइन कर देते हैं, तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आ जाता है जो दोनों वेक्टर्स का एडिशन होता है। दूसरा रूल क्या था, ट्रायंगल रूल। ट्रायंगल रूल में हम क्या करते हैं, दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन चेंज किए बिना एक वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर के टेल से ज्वाइन कर देते हैं, तो दूसरा वेक्टर जो है उसका हेड खुला छूट जाता है और इसका टेल खुला छूट जाता है, तो इसके टेल से इसके हेड को ज्वाइन कर देते हैं, जो डायरेक्शन आती है वो रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन आती है, और जो ये लेंथ आती है वो उसका मैग्नीट्यूड हो जाता है डायरेक्शन का, एडिशन ऑफ वेक्टर का। उसके बाद हमने देखा कि प्रॉपर्टीज क्या होती है वेक्टर एडिशन की। दो वेक्टर्स हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, चाहे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करो चाहे बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर करो, दोनों इक्वल होते हैं। तीसरा, सॉरी सेकंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, उसमें ये है चाहे तीन वेक्टर्स हैं
तो चाहे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को पहले ऐड करके जो रिजल्ट आए उसमें सी वेक्टर ऐड कर दो, या पहले बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर को ऐड करके जो रिजल्ट आए उसमें ए वेक्टर को ऐड कर दो, दोनों सेम रहते हैं। ये हो गया। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। एक वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन जब स्केलर के साथ करते हैं, स्केलर का मतलब कोई भी एक कांस्टेंट नंबर, कोई भी एक कांस्टेंट नंबर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, ठीक है। तो हमने क्या करा कि अगर मान लीजिए किसी भी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड केवल स्केलर से मल्टीप्लाई होता है और डायरेक्शन सेम रहती है। जैसे डिस्प्लेसमेंट दे रखा था 40 किलोमीटर ड्यू नॉट, तो 5s वेक्टर अगर मुझसे पूछा जाए तो 5 will get multiplied to 40, so it will become 200 किलोमीटर ड्यू नॉट, ये होता है। ठीक है जी। इसके बाद फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। जैसे कोई भी वेक्टर होता है ना, तो उस वेक्टर के कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स जरूर होते हैं, तो वो कंपोनेंट्स किस तरह से बताए जाते हैं। हमें अगर कोई भी वेक्टर दे रखा है तो उस वेक्टर को मैं स्पेस में लोकेट कैसे करूंगा वो देखना है। मान लीजिए ये कहा जाए हमसे कि कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। अब देखिएगा कंपोनेंट्स में क्या होता है, हम ये कहेंगे कि सबसे पहले मुझे ना कोऑर्डिनेट्स की जानकारी होनी चाहिए। तो मैं ये कहता हूँ कि जब भी मैं 3D की बात करता हूँ, वेक्टर आते ही 3 डायमेंशन शुरू हो जाता है, हमारा 2 डायमेंशन तक लिमिटेड नहीं रहते हैं, ठीक है। तो अब ये कहेंगे कि 3D के केस में बेटा जो वर्टिकल एक्सिस होती है इसको मैं बोलता हूँ z एक्सिस, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है इसको हम बोलते हैं y एक्सिस, और जो फ्रंट एक्सिस होती है इसको हम बोलते हैं x एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस को बोलते हैं y एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस को z एक्सिस और फ्रंट एक्सिस को बोलते हैं x एक्सिस। ये हो गया। फिर इसके बाद में हम ये कहेंगे कि अगर x एक्सिस की डायरेक्शन में, अगर x एक्सिस की डायरेक्शन में हम एक वेक्टर निकालना चाहें जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, ठीक है। तो 1 कहाँ होगा बेटा, जैसे ये है, मान लीजिए मैं y में मेजर करना शुरू करूं, तो y में जो डिस्टेंसेस हैं वो मान लीजिए 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर है या 1-1 इंच की दूरी पर है। तो मान लो ऐसे है 1 2 3 4 एंड लाइक दिस। ऐसे ही z में 1 2 3 एंड लाइक दिस, ऐसे ही x में 1 2 एंड लाइक दिस। तो 1 डिस्टेंस तक ये ओरिजिन हो गया, ये जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट हमारा ओरिजिन हो गया। तो 1 डिस्टेंस तक जो वेक्टर बना, जो 1 डिस्टेंस तक जो वेक्टर बना उस वेक्टर को हम बोल देते हैं यूनिट वेक्टर। एक वेक्टर तो y के डायरेक्शन में बनेगा 1 डिस्टेंस तक, यानी कि जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, और एक बनेगा x की डायरेक्शन में और एक बनेगा z की डायरेक्शन में। तो बेटा जो x की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बनता है उसको बोल देते हैं i कैप, i कैप। जो y की डायरेक्शन में बनता है उसको बोलते हैं j कैप, जो z की डायरेक्शन में बनता है ये वाला इसको बोलते हैं k कैप, ठीक है। तो ये होते हैं यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर is a vector whose magnitude is unity। ये यूनिटी का मतलब उससे नहीं है एकता, वो नहीं है, यूनिटी का मतलब है 1, ठीक है। तो यूनिटी का मतलब 1 यूनिट्स, जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट्स हो, ठीक है। तो अब यहां से हम ये कहेंगे कि x एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है ना उसको नाम दे दिया i कैप, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस इसको बोलते हैं हम i, ये स्मॉल i बनाकर, और उसके ऊपर ना ऐसे जैसे कैप लगा दी हो, उसके ऊपर ऐसे कैप लगा देते हैं। ये x एक्सिस की डायरेक्शन में ऐसे i और i के ऊपर कैप, ठीक।
ऐसे ही यूनिट वेक्टर along y एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को बोलेंगे j, और j के ऊपर कैप लगा दीजिए, ये j कैप। इसी तरह से यूनिट वेक्टर along z एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या बनाएंगे, k, और k के ऊपर कैप लगा दीजिए, k और k के ऊपर कैप लगा दिया। ठीक है, हमें क्या बताना है, देखो हम ये जानते हैं, अभी हमने एक चीज देखी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। अगर मैं किसी भी स्केलर में यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर दूं, समझ रहे हो, स्केलर का मतलब क्या है, स्केलर का मतलब होता है बेटा देखो 5, मान लो 5 है, या मान लो 7 है, मान लो 9 है, या 8 है, तो 8 तो एक नंबर है ना, 8 तो एक नंबर है, उसमें अभी तो कुछ मैं नहीं जानता कि नंबर की कोई डायरेक्शन थोड़ी होती, नहीं होती। तो हम ये कह देते हैं कि अगर मैंने किसी एक यूनिट वेक्टर में, यूनिट वेक्टर का क्या होता है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, डायरेक्शन होती है कुछ, मैं नहीं जानता क्या होती है। हाँ, अगर आई कैप दे रखा है तो समझ जाना कि वेक्टर की डायरेक्शन कुछ भी हो, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन नहीं जाना है आपको। वाई अगर जे कैप दे रखा हो तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, लेकिन आपको वाई एक्सिस की डायरेक्शन नहीं जाना है। तो अगर मान लीजिए मुझे ये गिवन है, अगर मान लो मुझे ये गिवन है 8 आई कैप, अगर ये लिख दिया जाता है कहीं पर भी, और जिस बच्चे को ना समझ में आए ना प्लीज दोबारा पूछना, क्योंकि ये वेरी बेसिक जो है, जो अभी जो मैं बता रहा हूँ, दिस इज वेरी बेसिक, और इसके बाद से आगे की मेन कहानी हमारी शुरू होगी। बहुत सारी चीजें जो इसमें लिंक्ड है, जैसे कि वेक्टर एडिशन किस तरीके से होगा वो अभी हम देखेंगे, ठीक, मैथमेटिकली कैसे होगा, डायग्रामेटिकली हमने देख लिया, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ स्केलर, इसको यूनिट वेक्टर से रिलेट करके दिखाना चाहता हूं मैं, समझ जाए तो बता देना, नहीं समझ में आए तो भी बता देना। देखो अगर मैं ये कह दूं कि यहाँ पर है 8 आई कैप, 8 आई कैप, एक मिनट रुकिए सभी बच्चे, हाँ, अगर मैं ये कह दूं कि लिखा हुआ है 8 आई कैप, तो 8 आई कैप से क्या समझ में आता है, आई कैप एक यूनिट वेक्टर है, कहाँ, एक्स की डायरेक्शन में, एक्स की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है आई कैप। तो भाई मैं उसमें 8 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है कि उस वेक्टर का, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है। तो जब आप 8 आई कैप कर रहे हो तो इसका मतलब यू आर मूविंग इन एक्स एक्सिस डायरेक्शन। ये आई कैप सिर्फ और सिर्फ ये बताने का तरीका है कि आप एक्स की डायरेक्शन में चल रहे हैं, कितना स्टेप, 8 स्टेप्स। क्यों, क्योंकि आई कैप का मतलब क्या है कि आप केवल एक स्टेप चले, बिकॉज आई कैप का मतलब ही यूनिट वेक्टर, मतलब उसका मैग्नीट्यूड यूनिटी है, उसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो आप एक स्टेप चले, अब उस एक में 1 में आपने 8 मल्टीप्लाई कर दिया, तो 8 into 1 8 हो गया ना। तो इसका मतलब अब क्या हुआ, आपने एक्स एक्सिस, डायरेक्शन तो सेम रही, डायरेक्शन तो रही एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, और आप उसमें 8 स्टेप्स आगे बढ़ गए। इसी तरीके से अगर मान लो लिखा हुआ है 7 जे कैप, तो 7 जे कैप का मतलब क्या है कि 7 यूनिट्स in the direction of y-axis, in the direction of y-axis। इसी तरह से अगला देखिए, मान लीजिए दे रखा है हमको 12 के कैप, तो 12 यूनिट्स in the direction, 12 यूनिट्स in the direction of z-axis। बताइए जी, क्लियर सभी को, बताइए जी सभी को यस क्लियर सर। है, ठीक है। Yes. ठीक, तो अब क्या होता है कि हमें वेक्टर्स को रिप्रेजेंट नहीं करना है ग्राफ पर, ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के क्वेश्चंस जो होंगे वो आपसे पूछे ही नहीं जाते हैं, एग्जाम में वो पूछे नहीं जाते हैं। ठीक, और जहां जहां जरूरत पड़ेगी अपनी खुद की क्लैरिफिकेशन के लिए, वहां वहां पर आपको ग्राफ किस तरह से बनाना है, किसी पॉइंट को प्लॉट कैसे करना है, वो मैं आपको समझाता चलूंगा। ठीक, तो मैथमेटिकली हम किसी भी वेक्टर को कैसे लिखते हैं, तो
वो इस तरीके से होता है कि जैसे मान लीजिए हमको कोई पॉइंट दे दिया, हमसे ये कहा जाए कि ये पॉइंट जो है, देयर इज अ पॉइंट इन स्पेस, एनी पॉइंट। अगर मान लो हमको बोला कि एक पॉइंट है, सपोज देयर इज अ पॉइंट in space, there is a point in space 2,3,4, ये पॉइंट है। तो आपको इस पॉइंट को स्पेस में लोकेट करना है। तो स्पेस में लोकेट किस तरह से करोगे, ये शायद मैंने लास्ट टाइम बताया था कि ये तो हो गई z एक्सेस, ये हो गई y एक्सेस, और ये फ्रंट वाली हो गई x एक्सेस। ठीक है, तो ये हो गया ओरिजिन। तो यहाँ पर x में कितने स्टेप्स चलना है, 2 स्टेप, 1 और 2। y में कितने स्टेप चलना है, 3 स्टेप, 1 2 और 3। z में कितने स्टेप, 4 स्टेप, 1 2 3 और 4। ये हो गया। तो पहले इन दोनों को पकड़िए, x में 2 स्टेप चले तो यहाँ पर एक डॉट लगा दो, y में 3 स्टेप चले तो यहाँ पर एक डॉट लगा दो। अब जो ये x वाला है 2, इस 2 से एक पैरेलल डॉटेड लाइन खींचिए y एक्सिस के, y एक्सिस के पैरेलल एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर ली। ऐसे ही अब ये जो 3 है, यहाँ से x एक्सिस के पैरेलल एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लो ऐसे। ये दोनों का हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब इसको ओरिजिन से ज्वाइन कर लो ऐसे, और एक एरो लगा दो यहाँ पर ये। ठीक है, तो जब ये बन गया हमारे पास, तो अब समझिए जैसे ये एक नई एक्सिस बन गई हो। मानना आप कि जैसे ये एक नई एक्सिस बन गई हो, तो जो इसका ये हेड पॉइंट है, यहाँ से अब z एक्सिस बचा ना, तो यहाँ से z के पैरेलल एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लो। ठीक है, और इसको इसको नई एक्सिस, ये जो लाइन बनी थी x और y के बीच में जो लाइन बनी थी, इसको नई एक्सिस मानते हुए y z की वैल्यू क्या थी, 4 1 2 3 1 2 3 4, तो 4 से इसके पैरेलल एक लाइन खींच लो ऐसे। ये हो गया। ये दोनों जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसको ओरिजिन से ज्वाइन करिए ऐसे। ये ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया आपने, थोड़ी डार्क बना दी मैंने आपको समझाने के लिए ये लाइन। इसको ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया, और इस पॉइंट को मैं बोलूंगा P, और पॉइंट क्या है 2 3 4। बताइए, ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। पॉइंट को लोकेट कैसे करते हैं, किसी भी पॉइंट को स्पेस में कैसे लोकेट किया जाता है, ये तो समझ में आ गया। दोबारा बताऊं इसको, यस सर। नहीं सर, क्लियर है, नहीं आया, दोबारा बताऊं, क्लियर है सर। क्लियर है। देखिए, अब मेरे पास ये आ गया 2 3 और 4, तो मैंने इसको पॉइंट P को स्पेस में लोकेट कर दिया और ओरिजिन से ज्वाइन कर रखा है। तो ये जो OP होता है ना, ये जो OP होता है, इसको बोल देते हैं पोजीशन वेक्टर। किसी भी पॉइंट को स्पेस में लोकेट करा तो उसकी कुछ पोजीशन बन गई, उस पोजीशन को खींचकर लाइन आपने ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया। ये पॉइंट है 2 3 4, इसको आपने स्पेस में लोकेट कर दिया, इसको आप एक लाइन खींच के ओरिजिन से ज्वाइन कर दीजिए। तो इसको कहते हैं ओपी वेक्टर, विल बी कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। तो ये जो बना है ना ओपी वेक्टर, ओपी वेक्टर इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। ओपी वेक्टर को हम कहेंगे पोजीशन वेक्टर। अच्छा, अब जब आपने ये पोजीशन वेक्टर, अब आपने लोकेट करना बताया है, लोकेट करना बता दिया, तो फिर ये यूनिट वेक्टर वगैरह क्यों बताए गए थे, अभी बताता हूँ जी। देखिएगा, वेक्टर्स को लोकेट करके स्पेस में और फिर उनका एडिशन करना, मल्टीप्लिकेशन करना, ये तो फर्दर क्लासेस की कहानी है। फर्दर क्लासेस मतलब ग्रेजुएशन की कहानी है। 12th क्लास में आपको मैथमेटिकली दिखाना है। तो मैथमेटिकली ये ओपी वेक्टर इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। इस ओपी वेक्टर को कैसे बोलेंगे, बहुत सिंपल है। ये ओपी वेक्टर, भाई एक्स में क्या है, इसका कोफिशिएंट 2, तो आप लिखो 2 i कैप प्लस
y में क्या है 3, तो देखो 3j कैप प्लस z में क्या है, ये हो गया 4k कैप। बताइए जी, इतना तो समझ में आ गया। पोजीशन वेक्टर को इस तरह से लिखा जाता है, ये समझ में आया कि नहीं बताओ। yes ठीक है, और उसके बाद अगर मान लीजिए हमसे ये कहा जाए कि एक पॉइंट तो ये है P और एक पॉइंट और है Q, तो Q को मैं दिखा नहीं रहा हूं, मैंने ऐसे ही बना दिया कि Q यहाँ पर है, Q दे रखा है मेरे को 7 और 3 और 9 ये दे रखा है। तो ये हो गया हमारे पास OQ वेक्टर। OQ वेक्टर को मैं सीधा सीधा बता लिखूंगा 7i कैप प्लस 3j कैप प्लस 9k कैप। तो अगर आपसे बोला जाए कि आप OP वेक्टर प्लस OQ वेक्टर बताओ तो कैसे निकलेगा। OP वेक्टर प्लस OQ वेक्टर कुछ भी नहीं, i वाला i में ऐड कर दो, j वाला j में, k वाला k में, हो गया। 2 + 7 कितना हो गया 9i कैप, 3 + 3 कितना हो गया 6j कैप और 4 + 9 कितना हो गया 13k कैप। ठीक, तो आपसे ये डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन की कहानियां इतनी ज्यादा डिटेल में नहीं पूछी जाती और आपसे ये भी नहीं कहा जाता कि आप उसको प्लॉट करके दिखाओ। ठीक, तो ये बेस क्या है ये बताने के लिए मैंने आपको ये चीज बताई। तो जब भी एडिशन ऑफ वेक्टर्स आएगा तो आपको कोई पॉइंट दे रखा होगा, जैसे 2 3 4 है तो आप कह दोगे 2i क्या प्लस 3j क्या प्लस 4k क्या। जैसे कि 7 3 9 है तो आप क्या बोलोगे 7i क्या प्लस 3j क्या प्लस 9k क्या। दोनों को ऐड करने के लिए बोला तो ये आ गया। और इसी तरीके से अगर मान लीजिए आपसे ये कहा जाए कि ये तो OP वेक्टर है, ये OQ वेक्टर है, बेटा PQ वेक्टर निकालो जरा, PQ वेक्टर। अगर आपसे पूछा जाए कि PQ वेक्टर निकालो तो बाद में क्या लिखा हुआ है Q और पहले क्या लिखा हुआ है P, तो आप लिखेंगे OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर, मतलब Q के पोजीशन वेक्टर में से P के पोजीशन वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर दो। और पोजीशन वेक्टर बेसिकली क्या है, यही तो है 7i 3j 9k। तो देखो क्या हो गया 7i कैप प्लस 3j कैप प्लस 9k कैप माइनस OP वेक्टर, ये क्या हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। कंपोनेंट में से कंपोनेंट वाइज आप सब्ट्रैक्ट करते चले जाओ, क्या होगा 7 - 2i कैप कितना हो गया 5i कैप, 3 - 3j कैप कितना हो गया 0j कैप, 9 - 4k कैप कितना हो गया प्लस का 5k कैप। ये हो गया। और बेटा अब मैंने आपको एक चीज बताई है कि ओरिजिन से जब किसी पॉइंट को हम ज्वाइन करते हैं तो दैट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। तो ये तो कहलाएगा OP वेक्टर तो कहलाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ P, OQ वेक्टर कहलाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ Q। अब आप P से Q जा रहे हो तो P से Q क्या कहलाएगा, इसको कहेंगे हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। PQ वेक्टर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और ये आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे, आपको किसी को भी साइंस साइड की होने की भी जरूरत नहीं है। 9th क्लास में आपने पढ़ा था कि कोई भी दो जो पॉइंट्स होते हैं उन दोनों पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ही डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो हमारे ये दो पॉइंट्स ही तो हैं, एक पॉइंट P है 2 3 4 स्पेस में, एक पॉइंट Q है 7 3 9 स्पेस में। इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो PQ वेक्टर ऐसे निकलेगा कि OQ माइनस OP। भाई बाद वाले में से PQ है ना, तो Q वाले में से P वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो। Q वाले कंपोनेंट्स क्या हैं 7 3 9 और P वाले कंपोनेंट्स क्या हैं 2 3 4। 7 - 2 कितना हो गया 5i कैप, 3 - 3 कितना हो गया 0j कैप और 9 - 4 कितना हो गया 5k कैप। ठीक है जी, जितना बताया सभी को क्लियर है। yes sir ठीक है, यस सर। अब देखिएगा आज के लिए कोई होमवर्क नहीं है। आप लोगों का होमवर्क मैं बता देता हूँ क्या है, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेजूंगा और आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी, जो नेक्स्ट क्लास आपकी परसों जो नेक्स्ट क्लास होगी, उस नेक्स्ट क्लास वाले दिन सुबह से लेकर और क्लास के टाइम तक किसी भी टाइम आप टाइम निकाल के फुर्सत में ये वीडियो एक बार दोबारा देख लेना। तो आप जब नेक्स्ट क्लास में बैठोगे, जब नेक्स्ट क्लास के लिए आप बैठोगे तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहोगे कि हाँ मुझे यहाँ से आगे बढ़ना है। ठीक है, पर्टिकुलरली साइंस वाले बच्चों के लिए तो कोई नई चीज नहीं है ये, वो जानते हैं। लेकिन कॉमर्स वाले बच्चों के लिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग नेक्स्ट क्लास वाले दिन पहले
थोड़ा मेहनत पड़ेगी उस दिन आपको कि 1 घंटा पहले ये समझना, फिर उसके बाद में फिर मैं आगे 1 घंटा आपको आगे पढ़ाऊंगा। ठीक, तो ध्यान रखिएगा कि पहले आप इस चीज को एक बार देखना, वीडियो सेव करके रखना, एक बार देखना और देखने के बाद फिर आगे की क्लास कंटिन्यू जब हम करेंगे तो अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। और हो सकता है आप लोगों के लिए ये नया हो तो हो सकता है 1 बार, 2 बार, 3 बार तक चीजें ना आए समझ में। ठीक, तो नहीं आए तो प्लीज दोबारा पूछना मेरे से, क्योंकि अभी तक हमने जो एप्टीट्यूड अपने 12th क्लास में डेवलप करा वो शुरुआत में हो गया हमारा रिलेशन फंक्शन का, फिर एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिर हम चले अपना इसकी तरफ डिफरेंशियल कैलकुलस की तरफ, इंटीग्रल कैलकुलस की तरफ, एक अलग कैटेगरी मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स की थी। अब याद रखिएगा कि अब जो है ये बिल्कुल अलग कैटेगरी है, वेक्टर्स एंड 3D। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। मामूली सा यूज यहाँ पर डिटर्मिनेंट का आएगा, वो भी बहुत मामूली सा यूज है, उसमें भी कोई प्रॉपर्टीज यूज नहीं करनी है डिटर्मिनेंट्स की, एक्सपैंड करना है सिंपली। ठीक है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, और मैं होमवर्क कोई क्वेश्चन आपको करने के लिए नहीं दे रहा हूँ, वो मैं कराऊंगा, आपको सिर्फ रिवाइज करके नेक्स्ट क्लास में प्रिपेयर रहना। ठीक है, Okay. ओके सर। चलिए जी, ओके। Thank you, sir. Bye, sir.